हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हमने 19 चैप्टर्स को कर लिया और आज हम हमारा चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 20, जो रिलेटेड है हमारा संघीय मंत्री परिषद से। कल हमने प्रधानमंत्री जी को पढ़ा। हमने देखा जो प्रधानमंत्री होता है वह क्या होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, मंत्री परिषद में हमारे क्या आएंगे, 3 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? 3 तरीके के मंत्री आएंगे। एक तो आएंगे हमारे कैबिनेट मंत्री, एक आएंगे हमारे राज्य मंत्री और एक आएंगे हमारे उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री वह होते हैं जो देश के स्तर पर कार्य करते हैं। मुख्य उनके कर्तव्य होते हैं, जो मेन डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनको संभालते हैं। राज्य मंत्री ये राज्य के स्तर पर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये इस तरीके से। और इनमें आएंगे जैसे भारत के वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, ये वाले। और उप मंत्री के अंदर आएंगे, इनको पर्टिकुलर एक जिम्मेदारी नहीं दी जाती। ठीक है, इनका कोई परमानेंट काम नहीं होता, लेकिन इनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है ना, वह उस कार्य को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो मंत्रिमंडल होता है इसका जो वर्णन किया गया है वह 74 आर्टिकल में किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद के कार्य, कर्तव्य, शपथ, योग्यता आदि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आज हम हमारी संघीय मंत्री परिषद से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। यह क्वेश्चन हमें बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो आइए हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में होती है, मंत्रिमंडल में होती है, प्रधानमंत्री में होती है, या इनमें से सभी में होती है? तो किसके पास होती है? वह हमारे मंत्री परिषद में होती है। क्योंकि देखिए, मंत्री परिषद में कौन कौन आ गए? कैबिनेट मंत्री भी आ गए, राज्य मंत्री भी आ गए, उप मंत्री भी आ गए। मंत्रिमंडल तो क्या है, मंत्री परिषद का ही एक पार्ट है। यह हाई लेवल और यह कौन सा है, लो लेवल है। ठीक है, तो मंत्री परिषद के अंदर ही कौन आ जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। हमें पता है कि जो लोकसभा होते हैं उनके 15% ही क्या लिए जाते हैं, सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, जिसके अंदर कौन शामिल है? प्रधानमंत्री जी शामिल है। ठीक है, और इसका यह कब किया गया था कि जो लोकसभा है उसके 15% सदस्य मंत्री होंगे? यह है 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन के द्वारा इनमें यह किया गया था कि जो लोकसभा के सदस्य हैं ना 545, उनके केवल 15% ही क्या सदस्य क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य बारी बारी से करते हैं, या उपराष्ट्रपति करते हैं? तो इसकी प्रधानता किसके द्वारा की जाती है? इसकी की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। जो मंत्री परिषद होते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का क्या हो जाए, या तो त्याग हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो क्या होगा, जो मंत्री परिषद है क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और अब जो भी नई सरकार बनेगी, जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा, वह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह इसी मंत्री परिषद को रखेगा या नई मंत्री परिषद का गठन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहती है? तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो किसके द्वारा होती है? लोकसभा के द्वारा वह प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब तक लोकसभा चल रही है तब तक ही क्या है, प्रधानमंत्री है, तभी तक क्या है, मंत्री परिषद है, सरकार है, वह अपने कार्य करिए। जैसे ही लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। वैसे तो इनका कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन जैसे ही लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो उस समय क्या हो जाएगा, इनका पद भी समाप्त हो जाएगा, मंत्री परिषद भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? कौन हो सकता है? लोकसभा का सदस्य, संसद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, या कोई भी व्यक्ति। तो कौन हो सकता है?
संसद का सदस्य क्या होता है? मंत्री परिषद का सदस्य होता है। हमने देखा था ना, लोकसभा के 15% मेंबर क्या होंगे? सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, नहीं, यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो या कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हाँ। अगर राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति है ना, तो वह क्या है? मंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि हमने लोकसभा से तो देखा था केवल 15% ही लेंगे ना वो मेंबर्स को, बाकी कहाँ से आएंगे? फिर वह तो राज्यसभा से ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6। मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? अब इन्होंने बोला कि सदन का सदस्य नहीं है, ना ही तो वह लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का है। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है ना, तो वह 6 महीने के अंदर या तो इसकी सदस्यता को प्राप्त कर ले, नहीं तो उसको क्या देना पड़ेगा? अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। तो कितना समय होता है? केवल 6 महीने का उसके पास सदस्यता लेने का समय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन कहता है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं तो कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। बी ऑप्शन कहता है राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी एवं अन्य मंत्री। सी ऑप्शन कहता है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री। तो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। और कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य मंत्री इनमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता उप मंत्री। तो इसके अंदर मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? मंत्री परिषद में शामिल होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन कहता है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? मंत्रिमंडल के समान होती है, मंत्रिमंडल से अधिक होती है, मंत्रिमंडल से कम होती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है? वह मंत्रिमंडल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मंत्री परिषद में कितने सत्र के मंत्री होते हैं? हमने देखे थे ना, 3 सत्र के होते हैं। कौन कौन से? एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक कौन से मंत्री होते हैं? उप मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन कहता है, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट मंत्री तो बिल्कुल होते हैं, उप मंत्री बिल्कुल होते हैं, राज्य मंत्री बिल्कुल होते हैं, लेकिन संसदीय सचिव इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन कहता है, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम चुनें, यानी कि किसको आप प्राथमिकता दोगे? फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, तो वह ऑप्शन ए में है और बी में है। तो सी और डी तो यहाँ से हमारे क्या हो गए? कट आउट हो गए। फिर होते हैं हमारे राज्य मंत्री और फिर होते हैं हमारे उप मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं तो किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या संसद के प्रति। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह होते हैं हमारे व्यक्तिगत रूप से। किसके रूप से होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर यहाँ ही हमसे क्या पूछा जाता, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह होते हैं हमारे लोकसभा के प्रति। और वह किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है कि जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? वह हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? प्रधानमंत्री के, संसद के, राष्ट्रपति के या केवल लोकसभा के प्रति। तो किसके प्रति होते हैं? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या पूछा गया, संघीय मंत्री परिषद पूछी गई या पूरी की पूरी, कि जो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो वह केवल 6 महीने तक पद पर आसीन रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी एक सदन, संसद के 2 सदन है ना हमारे, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की उसे सदस्यता प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन कहता है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कब, 6 मास बाद, 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद। तो 6 मास यानी कि 6 महीने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, पद से मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17। भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति या पद से हटाने की विवेचना करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है वह, 70, 72, 74 और 75। तो कौन सा अनुच्छेद 75 में जो हमारी मंत्री परिषद है उसकी शपथ, उसकी योग्यताएं, इससे रिलेटेड नियुक्ति, इससे रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं, किसके ऊपर, मंत्री परिषद पर, भारत के राष्ट्रपति पर, लोकसभा के सदस्यों पर या मंत्रिमंडल पर। तो किस पर, मंत्री परिषद पर विचार करने वाले आर्टिकल कौन कौन से हमारे 74 और आर्टिकल कौन सा है 75। 74 तो किसके बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है, परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधान कौन होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। और 75 में क्या बताया गया है, जो मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति, उसकी योग्यता, उसकी शपथ, उसके कर्तव्य, उसके कार्य आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है हमारा संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के या संसद के। तो किसके प्रति, तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हमसे व्यक्तिगत पूछ लिया जाता तो किसके लिए थी, वह राष्ट्रपति के लिए, लेकिन सामूहिक रूप से वह किसके प्रति उत्तरदायी है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 मंत्री परिषद है क्या है, कैबिनेट के बिल्कुल समान है, कैबिनेट से छोटा निकाय है, नहीं, मंत्री परिषद तो क्या होता है, बड़ा होता है ना, कैबिनेट से बड़ा होता है, किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं होता है। तो क्या होता है, कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। और जो मंत्री मंडल होता है वह क्या होता है, मंत्री परिषद से छोटा निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21 भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से, नौकरशाह से, राज्यसभा से या अंतरजातीय परिषद समिति से। इनको लोकसभा से लिया जाता है। हमारे 550 सदस्य होते हैं, उनका हमें क्या निकालना है, 15% निकालना है। तो हमें पता है ना जो मंत्री परिषद है उसके अंदर 15% लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। तो हमें 550 का क्या निकालना, 15% निकालना। उसके बाद जितने मंत्री आएंगे वह कहाँ जाएंगे, हमारे मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा, केंद्रीय व राज्य मंत्रीगण द्वारा या सभी मंत्रियों के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है ना वह तो बड़ा होता है और मंत्रिमंडल जो होता है छोटा होता है। मंत्रिमंडल किसका भाग होता है, वह मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है, वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो क्या होता है, वह केंद्र सरकार का एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। जो राज्य मंत्री की स्थिति पूछी है ना, वह कहाँ का मंत्री होता है, वह राज्य का मंत्री होता है। वह किसके निर्णय लेता है, वह राज्य से संबंधित निर्णय
लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? 1954 में, 1961 में, 1963 में या 1975 में? तो कब लाया गया था? इसे 1963 में लाया गया था। जो पहला आया था ना अविश्वास पत्र, किसके कब आया गया था? वह लाया गया था 1963 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 25। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 26। यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे डैश का विश्वास प्राप्त हो। किसका? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का या लोकसभा का? तो किसका प्राप्त होगा उसको? जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वह पद पर बने रहेंगे। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रपति होता है वो तो हमारा संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जाती है, नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक मुख्य होता है। संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और इनमें से जो लोकसभा आती है इसमें जब तक मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त है तब तक वह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्य में शामिल है तो कौन कौन से? बजट तैयार कर संसद में पेश करना, भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह प्रमाणित करना, या समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो कौन से कार्य हैं? तो बजट तैयार कर संसद में पेश करना वह किसके कार्य हैं? मंत्रिपरिषद के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, नहीं, केवल धन विधेयक के मामले में, केवल वित्त विधेयक के मामले में। तो कब कर सकता है? हाँ जी, वो बिल्कुल अपना वक्तव्य दे सकता है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो भी वह अपना वक्तव्य प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिमंडल विघटित नहीं हो सकती? यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। किसी मंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री त्याग देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद को भी त्याग देना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी क्या होगा? त्याग होगा। प्रधानमंत्री को अगर पद से हटा दिया जाता है तो भी पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है ना, यहाँ पर प्रधानमंत्री की नहीं बोल रहे, किसकी बोल रहे? अगर किसी मंत्री का पद से त्याग हो जाता है तो उस समय पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र नहीं देना होता है। जबकि अगर प्रधानमंत्री पद से त्याग कर दे, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है तो इन तीनों कंडीशन में ही जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है ना उसको अपने पद से त्याग देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक मंत्री की पद से त्याग होता है ना, अगर किसी एक मंत्री का पद से त्याग होता है तो उस समय पूरे मंत्रिपरिषद को विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन कहता है मंत्रिपरिषद से पद त्याग कराने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो किसे करता है? राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति जी को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो किसको देता है? वह देता है राष्ट्रपति जी को। देखिए जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है ना हमारी, और मंत्रिपरिषद के अंदर ही कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है। अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देगा तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? जो 550 मेंबर चुने गए हैं उन्हीं में से एक सदस्य ही तो क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष है। ठीक है, अगर ये दोनों अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को, क्योंकि इनको अपने पद के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। इसीलिए जब इनका पद से त्याग होगा तो उस समय ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? माननीय राष्ट्रपति जी को ये अपना त्याग पत्र देंगे। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी सदस्य क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र देंगे। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? राज्यसभा के कुल सदस्यों का 15%, लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, संसद के कुल सदस्य संख्या का 15%, या कोई
भी प्रतिबंध नहीं है। तो क्या है, लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका 15% ही क्या होता है, संघ या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना। और कौन से संशोधन के 91वें संशोधन के द्वारा कब 2003 में यह बात रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, हमने देखा था ना। जो शून्यकाल है वह किसकी देन है, वह भारत की देन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन, जब हमारा प्रश्नकाल होता है, जो पहला हमारी संसद की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, कब से कब 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है वह प्रश्नकाल का होता है। और जो शून्यकाल होता है वह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, कब, 12 से 1 बजे तक। जो प्रश्नकाल होता है उसमें से तो पहले से ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आज मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, लेकिन इसके अंदर बगैर किसी सूचना के भी क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव होता है, स्थगन काल होता है या प्रश्न उत्तर स्तर होता है। तो यह क्या होता है, यह एक प्रश्न उत्तर स्तर होता है जिसके अंदर बगैर सूचना के क्या किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 क्वेश्चन कहता है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। तो किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाह के पास या मंत्रिपरिषद के पास। तो किसके पास होता है, वह होता है हमारा प्रधानमंत्री जी के पास यह अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हाँ जी, उसे बिल्कुल मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होगी। और कितने समय में, 6 महीने में के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कहता है, तो डी ऑप्शंस में देखिए, इसमें बताया गया कि हाँ पर उसे 6 महीने के अंदर क्या होगी, संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। नहीं, हाँ यदि संसद उस व्यक्ति को अनुमोदन करे। हाँ पर उसे 6 महीने के भीतर क्या लेनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होगी। हाँ जी, हम उसे क्या बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की क्या लेनी होगी, सदस्यता प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 35 क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। तो किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति वह सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो वह राष्ट्रपति के प्रति क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 36 क्वेश्चन कहता है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। राज्य का मुखिया है, विधान परिषद है, मंत्रिपरिषद है या न्यायपालिका है। तो कौन है, मंत्रिपरिषद क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कहता है, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है। निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, उपयुक्त दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो वह किस पर कार्य करती है, वह इन दोनों पर कार्य करते हैं। निजी यानी कि जो व्यक्तिगत था ना, हमने देखा था व्यक्तिगत तो किसके प्रति है, राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक किसके प्रति है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह कौन से अनुच्छेद में बताया गया, यह 75 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे, इसके अंदर हमारे 21 थे, 29 थे, 36 थे या 43 थे। तो कितने सदस्य थे, तो इसके अंदर हमारे 36 सदस्य थे। तो जो हमारी पहली मंत्रिपरिषद थी ना प्रथम, उसके अंदर हमारे 36 क्या थे, मंत्री शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 39 स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। विजया लक्ष्मी पंडित थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचित्रा कृपलानी थी
या राजकुमारी अमृत कौर थी? तो वह कौन थी? वह हमारी राजकुमारी अमृत कौर जी प्रथम महिला मंत्री थी। एकमात्र, प्रथम नहीं, एकमात्र महिला मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 40। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, सरदार बलदेव सिंह थे या सी.डी. देशमुख थे? तो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 41। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जान मथाई, के सरथामन, सरदार बलदेव सिंह या के.एम. मुंशी? तो कौन थे? वह थे हमारे सरदार बलदेव सिंह क्या थे? प्रतिरक्षा मंत्री थे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रक्षा कौन करेगा? जो बलवान हो, जो बलदेव हो। तो सरदार बलदेव जी हमारे क्या थे? प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर जान मथाई, जयराम दास दौलतराम, सी.डी. देशमुख या राजगोपालाचार्य जी? तो कौन थे? जान मथाई कौन थे? हमारे प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 43 क्वेश्चन कहता है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन थे? के.एम. मुंशी थे, बलदेव सिंह थे, एस.पी. मुखर्जी थे या बी.आर. अम्बेडकर थे? तो कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी हमारे कानून मंत्री थे। इनका बहुत ज्यादा योगदान है ना हमारे संविधान को लिखने में, बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 44। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, सी राजगोपालाचार्य जी थे, जगजीवन राम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कौन थे? प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 45 कहता है संघीय मंत्री परिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे? तो वह कौन थे? वह थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो पद त्याग करने वाले पहले मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 46। संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? कौन थे? जगजीवन राम थे, सरदार सरवण सिंह थे, राजकुमारी अमृत कौर थी या टी कृष्ण माचरी थी? तो वह कौन थे? वह थे हमारे राजकुमारी अमृत कौर थी, जो क्या थी? सबसे लंबे अवधि तक एक ही विभाग को संभालने वाली थी। हमने देखा था ना, जो स्वतंत्र भारत की जो मंत्री परिषद थी उसमें एकमात्र महिला कौन थी? वो भी राजकुमारी अमृत कौर ही जी थी। और यही क्या थी? सबसे लंबे समय तक एक ही विभाग को संभालने वाली मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्री परिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो कौन थे ऐसे? दिनेश सिंह थे, जगजीवन राम थे, मोरारजी देसाई थे या वहाई वीच चरण थे? तो ऐसे कौन थे? वह थे जगजीवन राम जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 क्वेश्चन कहता है सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसके नाम है? बलदेव सिंह के पास है, H.R. खन्ना के पास है, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के पास है, H.R. भारद्वाज के पास है? तो किसके पास है? किसके पास है? H.R. खन्ना के पास यह रिकॉर्ड है। ये केवल 5 दिन तक क्या रहे हैं? मंत्री रहे हैं सबसे कम समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 49 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो किसका? वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना होता है, मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। नंबर डी कहता है अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवाहक
होगा। तो क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधि हो, यह उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्या है, पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन कहता है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है? ना तो एक ही और ना ही दो। अनिवार्य नहीं है ना कि सारे के सारे क्या हो, लोकसभा के ही हो, क्योंकि लोकसभा से हमें क्या लेना है, 15% ही लेने हैं ना। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्य करता नहीं, वह क्या करता है, संविधान में जो नियम कानून वगैरह बनाए गए हैं ना उसके अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 51, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, या वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो इनमें से बताना हमारा कौन सा ठीक है। तो केवल फर्स्ट क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 था ना, उस समय मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 52, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा केवल 2। हमें पता है कि जो क्या है, इनकी जो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही तो होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये किसके ऊपर है? 74 में तो ये बताया गया कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन जो इसकी शपथ है, इसके कार्य हैं, इसकी योग्यता, उसका वर्णन आर्टिकल 75 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो कौन रहे हैं? वीपी सिंह रहे हैं, वाई चाढ़ियान रहे हैं, आर वेंकट रमन रहे हैं, या प्रणब मुखर्जी रहे हैं? तो कौन रहे हैं? सारे के सारे क्या रहे हैं? हमारे वित्त मंत्री रहे हैं। वीपी सिंह भी रहे हैं, वाई चाढ़ियान भी रहे हैं, और प्रणब मुखर्जी भी रही हैं, आर वेंकट रमन भी, सभी के सभी क्या रहे हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन कहता है, इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कीजिए। तो हमारा कथन फर्स्ट क्या कहा गया है? भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते नहीं। जो मंत्रिपरिषद है वह संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केवल लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोकसभा के तो 15% जाएंगे और बाकी कहाँ से जाएंगे? राज्यसभा से जाएंगे। हमने ये भी देखा था कि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो वह अगर 6 महीने के अंदर किसी भी सदन के अगर सदस्यता को प्राप्त कर लेता है तो वह अपने मंत्री पद पर बना रहता है। तो 54 का हमारा आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि ए तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन आर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो कौन सा रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव तो किसके द्वारा रखा जाता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और राज्यसभा में सभापति या उपराष्ट्रपति के द्वारा। विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? वह रखा जाता है विश्वास प्रस्ताव, जो किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 56 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधेय नियंत्रण का एक साधन नहीं है? कौन सा नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प प्रश्न, या अविश्वास प्रस्ताव। तो क्या नहीं है? संसद का जो सदन है ना, उसका विघटन एक विधेय साधन
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 57, जो आज के लिए हमारा लास्ट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। हाँ जी, बिल्कुल होता है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो देखिए, हमें पता है कि ऑप्शन ए तो आएगा। ए क्या है? चारों में दिया गया है। ठीक है, यह भी है कि यह संवैधानिक, क्योंकि संविधान में यह लिखित रूप में है ना, और अनुच्छेद 75(3) के अंदर यह बात लिखी गई है, जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन हमारे 1, 2, 3 क्या आ जाएंगे? राइट आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह हमने संसदीय समितियों से रिलेटेड 57 क्वेश्चन किए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे तथा इफेक्टिव लगे होंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।